नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्र में आप लोग को स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू मेक ए वीडियो ऑन स्पेशली फॉर द मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में ये जो वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को उनका रिज्यूम वगैरह भेज रहे हैं उनको प्लेसमेंट के लिए। उनको कुछ बेसिक जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन इसको यूट्यूब में लोड कर दूँगा ताकि सारे पब्लिक थोड़ा सा जान पाए। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ जूनियर रैंकिंग के लिए है, ऑफिसर्स के लिए नहीं है। ऑफिसर्स जैसे डेक कैडेट, टीएमई, ट्रेनी, एटीओ वगैरह उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ जो ओपन सीडीसी है, जीपी रेटिंग है कि मैरिन कैटरिंग जो किए हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा जानकारी। पहली बात है कि जानिए जो मर्चेंट शिपिंग का जो गाइडलाइंस जो रूल्स वगैरह होता है ना, उसको आईएमओ कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ का अंडर में आता है, आईएमओ कंट्रोल करता है। और जो हर देश की जो लोकल शिपिंग मिनिस्ट्री है वो अपनी जो पोर्ट का एंट्री एग्जिट और डिफरेंट वगैरह रूल्स वगैरह उसका अंदर नीचे उनका वो सेटिंग करते हैं। जैसे कि इंडिया में डीजी शिपिंग है, डायरेक्टर जनरल शिपिंग, मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का अंदर आता है। ठीक है, जितना भी जहाज़ का मतलब जो 500 जीआरटी का ऊपर ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज जो होता है, जीआरटी डिस्प्लेसमेंट जो कहते हैं, एनआरटी तो नेट रजिस्टर्ड टनेज होता है, जीआरटी को हम लेते हैं। एक्चुअली जो जीआरटी 500 जीआरटी से का ऊपर जितना भी है उसको वेसल्स कहते हैं, मतलब मर्चेंट नेवी का जहाज़ कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। उसका नीचे वाला जो है उसको बोट कहते हैं। ठीक है, तो जो बोट का जो नंबरिंग जो सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा गाड़ी का नंबरिंग आरटीओ वगैरह करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो होता है। लेकिन 500 जीआरटी का ऊपर जितना भी वेसल्स होता है उसको नंबरिंग आईएमओ करता है, उसको आईएमओ नंबर कहता है। क्योंकि आईएमओ नंबर में क्या है ना, आप अगर मार देते हैं नेट में जाके, मरीन गैलेक्सी में जाके मार देते हैं, आईएमओ नंबर मार देते हैं, तो उस जहाज़ के बारे में पूरा डिटेल, जहाज़ अभी किधर है, कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ ऑपरेट करता है, अभी किधर है, मिड सी में किधर है, और कंपनी का डिटेल्स, कौन कंपनी उसको ऑपरेट करता है, क्या करता है, सब डिटेल उसमें आ जाता है। ठीक है, ये है आईएमओ नंबर को आ रहा है। जो मैरीटाइम जो आईएमओ का जो रूल है उसमें किसी भी आदमी को एक जहाज़ में चढ़ने के लिए उसको एक सीडीसी का ज़रूरत है। सीडीसी उसको कहते हैं सीमेंस बुक, सीडीसी, कॉन्टीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। और सीडीसी के लिए मिनिमम STCW 2010 का कोर्स करना पड़ता है, 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, मिनिमम वही है। और जो सिर्फ मिनिमम ये STCW करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो उनको उसको कहते हैं ओपन सीडीसी। ओपन सीडीसी वो 20-21 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। लेकिन ज्वाइन करने के बाद उनको फिर भी वो जो ज्वाइन जब करते हैं, कोई भी फ्रेशर ज्वाइन करता है, वो उनका ऑन जॉब ट्रेनिंग रहता है, OJT रहता है, क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, ये है जीपी का 6 महीने का कोर्स होता है। जीपी रेटिंग जो है उनको काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है, नेविगेशन से लेके इंजन, हाइड्रोलिक, जायरो सिस्टम्स, बहुत सारी चीज़ पढ़ाया जाता है। दे आर मोर ट्रेंड, मोर कैपेबल देन द ओपन सीरीज वाले। लेकिन ज्वाइन करेंगे फ्रेशर हो गए, क्योंकि फ्रेशर होकर ज्वाइन करें तो सिर्फ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस लिए हैं। लेकिन उनको इंडिविजुअली वॉच, जो 4 घंटे का वॉच होता है, आप ऑयलर हो या ये कोई भी डेक रेटिंग हो, आप ब्रिज में वॉच करते हो, क्या जो भी वॉच कीपिंग करते हो ना, उसको इंडिविजुअली नहीं दे सकते हैं जब तक उनको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट नहीं आता, जिसको कहते हैं COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। उसमें डीजी शिपिंग का रूल है, जो एक ये कि जो जीपी रेटिंग करते हैं उनको मिनिमम 6 महीने का सी सर्विस करने के बाद उनको COC मिलता है।
लेकिन जो ओपन सीडीसी है उनको डेक रेटिंग को 18 महीना करना पड़ता है, और जो इंजन रेटिंग उनको 15 महीने का सी सर्विस करना पड़ता है, तब जाके उनको COC मिलता है, वो दे कैन अप्लाई फॉर COC। ये डिफरेंस है। दूसरी बात है कि आज पता IMO का जो रूल है उसमें किसी भी आदमी को आप मैक्सिमम 11 महीने से ऊपर कोई जहाज़ में रखने देते, बिकॉज मेंटल फैटिक आता है, इसको कहते हैं फैटिक। ओके, सो जनरली बहुत सारी कंपनी जो फ्रेशर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेते हैं वो 9+2 लेते हैं। 9+ में 9 मंथ्स कंपलसरी जनरली, और 2 मंथ्स वो हाथ में रखते हैं कि अगर उनकी रिप्लेसमेंट, ये साइन अप करने का टाइम उनका रिप्लेसमेंट नहीं पाया तो वो 2 महीना उसको एंगेज करके रख सकते हैं। इसलिए 9+2 का रह के दिमाग में चलिए। और मैंने बता दिया GP रेटिंग के लिए 6 महीना, मिनिमम 500 GRT के ऊपर आप करोगे चढ़ोगे तब जाके आपको COC व वर्कशीपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। 500 GRT से नीचे होगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद एक बार COC मिल गया, आपका पहला एंट्री जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन COC मिलने के बाद भी एक आधा एंट्री थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन COC मिलने के बाद आप थोड़ा मतलब कंपनी आपसे कुछ काम ले सकता है। लेकिन फ्रेशर को आप ज्वाइन करते हो तो कंपनी के लिए आप एक लायबिलिटी है। वो इधर IMO रूल है कि आपको कुछ पेमेंट देना देगा कंपनी, $300, $200, $400, $350 कंपनी देगा आपको। अगर फॉरेन में ज्वाइन करते हो तो आपका वीज़ा, आपका एयर टिकट वगैरह कंपनी देता है। तो कंपनी के लिए उसको आपसे कुछ बेनिफिट नहीं देता है, बेनिफिट नहीं मिलता है। तो लेकिन फिर भी मर्चेंट नेवी का अगर वो रोटेशन चालू नहीं होगा तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सेम है, ओपन CDC वाले जाएंगे तो कुछ नहीं, ओनली STCW करके जाएंगे तो उनको कुछ पता ही नहीं है स्टीयरिंग क्या है, स्टीयरिंग किधर है, क्या है, क्या आप कंपार्टमेंट फॉरवर्ड क्या है, ये क्या है, कुछ पता आता है। मास्ट क्या है, सीमेंट CBC कुछ पता नहीं आता। ये बोट लैंड करने का, गैंगवे को नीचे करने का, गैंगवे हाइस्ट करने का, ये सब चीज़ इनको क्रेन पता नहीं आता। वो उसमें ट्रेनिंग सबके लिए एक, ये जो फर्स्ट ज्वाइनिंग जो पीरियड है वो ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद आप जो टेन्योर आपका कंप्लीट करके COC लेते हैं, उसके बाद आप डेक साइड में ले सकते हैं, इंजन साइड में ले सकते हैं, ऑयलर हो, फिटर हो, या GS जनरल सर्विस जैसे स्टीवर्ड्स, कुक्स, मेसमैन, ये सब ये में ले सकते हो जो वर्ककीपिंग इसमें, तो आपका मेंशन हो जाता है। ये हो गया, समझिए। उसके बाद जैसे आप सीनियर होते हैं उसके बाद जैसे कि कोई मास्टर है, कोई चीफ ऑफिसर है, वो चीफ इंजीनियर है, वो लोग क्या है, उनका जब मर्जी होगा तब चढ़ेंगे, नहीं मर्जी होगा तो घर में बैठेंगे, क्योंकि उनका तनख्वाह बहुत ज़्यादा होता है। मर्चेंट नेवी आप लोग क्यों ज्वाइन करते हो? जो आपको मतलब मोटिवेट किया है पैसे के लिए, एक तो पैसा, एक में फ्री में पैसा, वो भी टैक्स फ्री डॉलर में। यू आर नॉट टैक्स, गवर्नमेंट इज नॉट टैक्सिंग यू, यू आर गेटिंग इन डॉलर और नो टैक्स फ्री पैसा। और फोकट में जाके देश का विदेश, वेरियस पोर्ट वगैरह वेरियस कंट्री घूमना है। लेकिन लाइफ थोड़ा मोनोटोनस रहता है। एक बार निकल गया 15 दिन में, ओनली समंदर में वेल देखो, चिड़िया देखो, सूरज डूबता हुआ देखो ऊपर देखो। हालांकि काफ़ी बड़े बड़े जहाज में जिम्स है, एंटरटेनमेंट का फैसिलिटी है, और स्विमिंग पूल भी है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ शिप एंड व्हाट ऑफ थिंग। तो ये है। लेकिन COC मिलने के बाद, उसके बाद आपको 18 महीना और 2 सेलिंग मिनिमम करना है, 2 या नहीं 3 सेलिंग करना है, 3 सेलिंग 9 into 3 27 मंथ्स करके आपको मिलेगा COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशेंसी। वो मिलने के बाद उसके बाद आपका डाइवर्सन होगा। मीन्स आप उसके बाद एग्जामिनेशन दे के, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके एग्जामिनेशन दे के आप ऑफिसर में डायरेक्ट COC निकाल सकते हैं। जैसे कि COP के बाद आप थर्ड अफसर का डेक साइड में COC निकाल सकते हैं, थर्ड इंजीनियर का निकाल सकते हैं, मिनिमम ये सब कर सकते हैं। और जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है देन उसका प्रमोशन, बोसन वगैरह ये काफ़ी ये ना होगा। लेकिन
पैसा अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुक लोग का भी बहुत अच्छा पैसा है, चीफ कुक है, उसका अंदर असिस्टेंट है, जीएस वगैरह जाते हैं असिस्टेंट कुक का काम करते हैं, ये करके करता है। तो ये होता है प्रमोशन स्ट्रक्चर। और दूसरी जो मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो पहला जॉइनिंग जो होता है ना, उसमें जो कंपनीज है, आईटीएफ कंपनी जो होते हैं, आईटीएफ कंपनी तो फ्रेशर को लेते नहीं है, ओनली ऑफिसर्स लेते हैं। उनका खुद का इंस्टीट्यूट होता है, जैसे कि एंग्लो इंडियन है, तोलानी है, ग्रेट ईस्टर्न है, इनका खुद का इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ से वो स्पॉन्सर कैंडिडेट लेते हैं। और बाकी ओनली आपका ओनरशिप कंपनी में जाना है या आरपीएसएल के में जाना है। तो आरपीएसएल कंपनी जो गवर्नमेंट जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड एजेंसी है आरपीएसएल, उनका काम है, दे टाई अप, दे आर द मिडिलमैन, दे टाई अप विद द कंपनीज एंड यू, दे इंश्योर दैट यो आपका जो इंटरेस्ट सिक्योर्ड है और देन कंपनी का इंटरेस्ट भी सिक्योर्ड है, ठीक है। उनको अराउंड 35 लाख का बैंक गारंटी देने के बाद उनको लाइसेंस मिलता है, तो वो कुछ पैसा लेते हैं, उसको कहते हैं सर्विस चार्जेस। सेम है, जो कंपनी जो आपको देता है, मतलब आपको रहने का देगा, खाना देगा, पीना देगा, तनख्वाह देगा, $300-400 देगा और काम सिखाएगा, तो कंपनी बोलता नहीं भाई तुम्हारा खर्चे के लिए हम तो तुमको तनख्वाह नहीं बंद कर सकते, तुम वो पैसा हमको दे दो, हम तुम्हारी पैसे से तुमको पेमेंट करें और कुछ हम जोड़ देंगे उस पर। तो उसको वो सर्विस चार्जेस लेते हैं, ओनरशिप भी लेते हैं और आरपीएसएल का माध्यम में जाएगा फिर भी लेते हैं। लेकिन आरपीएसएल के थ्रू में जाने से आपका डॉक्यूमेंटेशन ठीक रहता है। अगर छोटा बहुत कभी भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आता है, आपको कोई सीनियर वगैरह हो तो उनसे देख लीजिए उनका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कैसे होता है, वीज़ा कैसे होता है। और ये आरपीएसएल कंपनी का काम है उसको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके उसको डीजी शिपिंग के वेबसाइट में लोड करने का। नहीं तो अगर वो लोड नहीं करते तो आपको इमिग्रेशन सेंटर से वापस करा देंगे, आप जा नहीं पाएंगे। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर जाके फॉरेन पोर्ट में पहुंच गए, उसका जो एजेंट जो आपको पिकअप नहीं किया, जहाज में नहीं चला, उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए आरपीएसएल जो है ये जिम्मेवार है। आरपीएसएल का थ्रू में जाने से ये आपको रहता है कि ही इज़ रेस्पॉन्सिबल एंड यू आर बेफिक्र होकर जा सकते हो। ये आरपीएसएल का फ़ायदा है। बाकी शॉर्टकट मार के कुछ ओनरशिप में अगर डायरेक्ट जाने की कोशिश करें तो उसमें कुछ, हालांकि बहुत सारी चीज़ें चल जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ बंदों को यहाँ से मलेशिया भेजा था जब आरपीएसएल का रूल जो स्ट्रिक्टली लागू नहीं हुआ था। उस समय बैलिस सीरीज से बहुत सही है, मैं बताऊँगा सीरीज के बारे में आऊँगा। तो बैलिस सीरीज ही काफ़ी चलता था उस टाइम पर। मैंने कुछ बंदों को भेज दिया, वो जो एजेंट है उनको उन्होंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के ये जो इंडिया का एजेंट है उन्होंने उधर जो मलेशिया का जो एजेंट है उनको पेमेंट किया नहीं, इसलिए ये जाके पहुंच गए। तो वहाँ पर देखा तो उनको कोई एजेंट उधर मलेशिया में कोई पिकअप कर के नहीं आया कि वो जहाज़ ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका पैसा वैसा ख़त्म हो गया। फिर मेरे को काफ़ी कॉल वॉल आया, क्या करें क्या नहीं। मैं बोला ठीक है, सीधा इंडियन एम्बेसी में जाओ, एम्बेसी विल हेल्प यू आउट। तो एम्बेसी में गए और उसके बाद एम्बेसी इंश्योर दैट दे कम बैक टू इंडिया, उनको टिकट करके एम्बेसी भेज दिए और बाद में वो एजेंट पकड़ा गया। और दूसरी बात है, हालांकि ये ग्रुप में मेरा कोई आदमी नहीं था, मेरा सिर्फ 2 आदमी थे। तो ऐसा भी मैंने आई हैव गॉन थ्रू दो थिंग्स, लेकिन आरपीएसएल लेने के बाद आई एम वेरी कम्फर्टेबल। क्योंकि एक तो उसका 35 लाख का बैंक गारंटी फंसा हुआ है। अगर कुछ छोटा सा गड़बड़ हो गया, आजकल तो ईजी हो गया, डीजी शिपिंग का साइट से को पता है, एक मेल मार दो, अपलोड कर दो, भाई मेरे को ये खाना ठीक नहीं है, ये बोला था ये है खाना ठीक नहीं, मेरे को तनख्वाह ठीक से नहीं मिल रहा है, मेरे को रहने का एकोमोडेशन ये से प्रॉब्लम है। तो एक तो आरपीएसएल उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उसका पैसा डूब गया। दूसरी बात है कि अगर कोई जहाज़ वाला गलती का लफड़ा भी करते हैं, कोई जहाज़ का कोई गलती में ये जनरली ईरान साइड में जो जाते हैं ना, वो थोड़ा बहुत गफलती होता है। तो मैं 1-2 बंदे को ईरान में भेजा है, हालांकि उन्होंने वर्क कीपिंग करके आया, लेकिन उन्होंने बोला कि ईरान का जो कैप्टन वगैरह दे रियली मिसट्रीट इंडियन को, काफ़ी मिसट्रीटमेंट करते हैं। तो बोलते कि सर हम कहीं भेजे, सोमालिया भेजे तो डाकू हमको पकड़ लेंगे, चले ईरान में मत भेजना। ये एक ये है।
तो मैं कोशिश करता हूँ, मतलब आरपीएसएल का थ्रू मैं करता हूँ। ईरान में जाएगा तो भी आरपीएसएल कंपनी रेस्पॉन्सिबल है, नहीं तो कोई लफड़ा करेगा तो उस कंपनी को, मतलब वो जो जहाज़ को, उस कंपनी को टोटली इंडियन पोर्ट में एंट्री बैन हो जाएगा। आईएमओ को कंप्लेंट हो जाएगा, टोटली डीजीसीबी उसको बैन कर देगा, उस कंपनी बैन हो जाएगा, उसका जहाज बैन हो जाएगा। इसलिए मैं आरपीएसएल को हमेशा, आई जनरली गो टू आरपीएसएल। हाँ, सीनियर रैंकिंग में जो मेरा वैकेशन आईटीएफ वगैरह, जैसे डायनाकम टैंकर में मैंने सर्विस किया, आई सेल्ड वन टैंकर एज ए कैप्टन, डायनाकम टैंकर। मेरे जूनियर है कैप्टन नायक है, वो एचआर है, और उनका जो ऑफिस कलकत्ता में औरंगम भट्टाचार्य जो भी मेरा जूनियर है, और एक सुरेश कुमार मलाड में रहता है, वो मैं जान पहचान है सब। मतलब हम लोग इतना सेल किए तो कोई ना कोई अपना कोई कंपनी में कोई ना कोई मिल जाएगा। अपना उड़िया लोग भी बहुत है, प्रगति मेरीन है गए, उसमें अपना उनका जो एचआर है अपना उड़ीसा का है। एक जैसे कि वर्ल्ड शिप है, उसमें जो एचआर, जो सीएमडी के अंडर जो एचआर है अपने उड़ीसा का, बालेश्वर का एक लड़की है, मेरा गाँवली। तो ऐसे घूम घूम के काफ़ी जान पहचान हो गया है, और मैं सबको गाइड कर लेता हूँ। पहली बात है कि जनरली कंपनी जो है ना, जनरली लोग बोलते हैं कि हमने कोर्स कर लिया और कंपनी जाके हमारा घर में पहुंच जाएगा, जहाज़ भी लेके हमारा घर का सामने लगाता है। ऐसा नहीं होता, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा। जनरली जो जिनको डायरेक्शन, जो लोग को पता नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं मुंबई के फुटपाथ में, एक कंपनी का एक छोटा सा चट्टी बुक मिल जाता है 30-40 रुपये 50 रुपये में, उसमें ज़रा वेरियस कंपनी का एड्रेस लिखा रहता है। वो लोग वहाँ जाते हैं, देखा तो कंपनी तो है नहीं एक्चुअली। इसलिए जो जानकारी, जो लोग की लाइन में है, जो जानकार लोग, उनका साथ में रहोगे, ठीक है। मैं 4 साल मनी बताओ लेकिन आपको सही महीने में आपका जॉइनिंग ठीक होगा। इनिशियली ठीक है, कुछ पैसा आप खर्चा करेंगे, हाँ, क्योंकि ये जो 9-11 महीना 12 महीना या 2 साल का स्ट्रगल है, उसके बाद तो आप जितना इनकम करोगे वो उस टाइम पर, और किसी को ये पूछने का ज़रूरत नहीं। यू आर द किंग बाय दैट टाइम, जितना पढ़ोगे जितना करोगे। जनरली उस टाइम पर जब मैं मर्चेंट नेवी से छोड़ने के बाद जो कंसल्टेंसी चालू किया था, मेरा कंपनी का नाम है उर्वशी मेरीन कंसल्टेंसी। मैंने जब चालू किया था तब बहुत सारी कंपनी जो मस्जिद बंदर में थे, मस्जिद बंदर अभी भी जो सीमेंस का हॉस्टल है वहाँ पर, सीमेंट का जो मेडिकल है, और बैलेट पेयर में सीमेंट का क्लब है बैलेट पेयर में, और उस समय डीजीसीपी का ऑफिस भी वही बैलेट पेयर में था। अभी तो शिफ्ट हो गया इस साइड में, बेलापुर का साइड में शिफ्ट हो गया उस टाइम था। लेकिन अभी मस्जिद बंदर से 99% कंपनी शिफ्ट हुए, कोई अंदर ही, कोई साकिना का, कोई बेलापुर, बासी, कारगार, ये सब जगह में शिफ्ट हो गए। क्यों स्पेस बड़ा मिला और रेंट वगैरह कम, लेकिन अभी काफ़ी ये है, ट्रेन वगैरह ये होगा। तो और मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने लायक है नहीं, कंपनी मैंने बता दिया। बाकी अगर कोई ये चाहिए तो मेरे को, मेरा नंबर है, नोट कीजिए, 8249114139। आई रिपीट, 8249114139। यहाँ पर मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। फिर से एक बार बोलता हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा जो हौसला अफजाई कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।